हेलो, जय जोहार एंड वेलकम बैक टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां हम 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्लाइड में हम आज जो आपको बताने वाले हैं वो एक पंक्तियां हैं जो लिखा हुआ है आपका कि छूता है आकाश तिरंगा, बादल के है पास तिरंगा, भारत की है आस तिरंगा, हम सबकी है शान तिरंगा, अडिग भाव से खड़ा तिरंगा, सबके मन में चढ़ा तिरंगा। तो इन पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करने का मेरा कारण ये है कि अभी आप सब जानते हैं हम सब 75वें आजादी के वर्ष में हैं और इसी के उपलक्ष्य में केंद्र और राज्य सरकार जो है अलग अलग प्रकार की आयोजन कर रही हैं। तो केंद्र सरकार जो है 13 से 15 अगस्त तक के लिए हर घर तिरंगा नाम का एक आयोजन कर रही है। हर घर तिरंगा वो जो है आपका 13 से लेकर के 15 अगस्त तक। और अगर दूसरा देखें हम तो राज्य सरकार जो है 11 से लेकर के 17 अगस्त तक 11 से लेकर के 17 अगस्त तक हमर तिरंगा नाम का एक आयोजन करने जा रही है। तो दोनों आयोजन का बेसिकली पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग तिरंगा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें, अपने घरों में, निजी संस्थाओं में और शासकीय संस्थाओं में जो है तिरंगे को फहराएं। यही मुख्य कारण है कि ये दोनों आयोजन किए जा रहे हैं। तो इसका मेन जो है आपका मकसद है बताने का, इसमें एक तो स्टैटिक ये आपसे पूछ सकता है कि हर घर तिरंगे का आयोजन कब से कब तक किया गया और हमर तिरंगे का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो हर घर तिरंगे का आयोजन जो है 13 से 15 अगस्त और हमर तिरंगे का आयोजन जो है 11 से 17 अगस्त तक के किया गया है। इसमें हम और क्या फैक्ट्स जान सकते हैं, तो तिरंगे के बारे में अगर हम देखें तो हमारी जो संविधान सभा है उसने इसे अडॉप्ट कब किया था, अगर ये देखा जाए तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा जो है हमारे संविधान सभा के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा इसके डिजाइनर के बारे में हम देखें तो पेंगाली वेंकैया जी इसके डिजाइनर हैं और वो आज हाल फिलहाल में काफी खबरों में भी रहते हैं, क्योंकि अब उन्हें भारत रत्न देने की भी मांग जो है जोर पकड़ रही है। इसके अलावा अगर तिरंगे का रेशियो अगर हम देखें तो ये हमेशा 3:2 में रहता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है ये 3:2। इसको भी आप याद रखें, कभी कभी स्टैटिक के सवाल में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि तिरंगे का जो रेशियो है वो कितना रहता है। और अगर तिरंगे के बारे में देखें तो हमारे जो संविधान का आर्टिकल 51 है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी इसे मेंशन किया गया है कि तिरंगे का सम्मान करना हम सबका मौलिक कर्तव्य है। तो तिरंगा और हमर तिरंगा और हर घर तिरंगा से संबंधित इतनी सारी अपडेट्स थी। इन डेट्स को आप बिल्कुल याद रखें और क्योंकि 15 अगस्त है तो ये सारे फैक्ट्स को आप रिवाइज करें, संविधान का चैप्टर 1 का पार्ट बनता है। ठीक है, इसी से ही संबंधित दूसरा अपडेट है जिसमें अंकिता गुप्ता जो एक राज्य की पर्वतारोही हैं, कबीरधाम की रहने वाली हैं, वो क्या करेंगी तो 15 अगस्त को जो है माउंट एल्ब्रुस में वो फतह करने वाली हैं, पर्वतारोहण करने वाली हैं। 15 अगस्त को जो है वो वहां पे एक तिरंगा फहराएंगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी अंकिता गुप्ता को तिरंगा सौंपते हुए, यही तिरंगा वो 15 तारीख को माउंट एल्ब्रुस में फहराने वाली है। माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है अगर हम देखें तो ये रसिया में स्थित है। 5642 मीटर इसकी हाइट है और ये पहली पर्वतारोही तो नहीं है जो एल्ब्रुस फतह कर रही है। इनसे पहले भी बहुत सारे पर्वतारोही हैं जो एल्ब्रुस फतह कर चुके हैं, लेकिन आप सबको पता है कि व्यापम के एग्जाम्स में बार बार इन पर्वतारोही से संबंधित सवाल पूछते रहता है। इसलिए हम देखेंगे कि राज्य में और भी कौन कौन पर्वतारोही हैं। तो सबसे पहला नाम जो उभर के आता है वो ऑब्वियसली वो राहुल गुप्ता जी का है, जो अंबिकापुर के निवासी हैं और इन्हें माउंटेन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे, पहले पुरुष थे जो राज्य से माउंट एवरेस्ट फतह किया था उन्होंने। दूसरा नाम अगर हम देखें तो चित्रसेन साहू जी। चित्रसेन साहू जी को किस नाम से जाना जाता है तो इन्हें जो है इनका अन्य नाम है वो है हाफ ह्यूमन हाफ रोबो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, एक तो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं और इन्होंने बहुत सारे माउंटेन फतह किए हैं। तो कुछ महीने पहले ही फूड इंस्पेक्टर का एक एग्जाम हुआ था जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें यह पूछा गया था कि चित्रसेन साहू जी ने निम्न में से कौन सा पर्वत फतह नहीं किया है। इसलिए बहुत ही ज्यादा डिटेल में इनको भी पढ़ने की आपको जरूरत है। तीसरा अगर नाम देखें तो नैना सिंह धाकड़ बस्तर की पर्वतारोही हैं और ये राज्य बनने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। चौथा नाम देखें तो अमिता श्रीवास और 5वां नाम देखें तो नीसू सिंह।
तो आपको ये 5-6 नाम देकर के भी ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन हमारे राज्य की पर्वतारोही नहीं है या फिर हैं। तो इन सभी नाम को याद रखना है, इनके जितने भी एक्सपीडिशंस हुए हैं, इन्होंने जितने भी पर्वतारोहण किए हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तीसरा टॉपिक अगर हम आज का देखेंगे तो वो है वंशिका पांडे। वंशिका पांडे कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से भारतीय थल सेना में सेलेक्ट होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट है। उनका नाम क्या है? वंशिका पांडे। 30 जुलाई को इनकी ओटीए से पासिंग आउट परेड हुई। आप देख सकते हैं इनके मम्मी पापा बहुत ही प्राउडली इनका स्टार लगा रहे हैं। इनको आप फुल ड्रेस में भी यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे जब मुख्यमंत्री महोदय से मिलने आई थी उस समय की ये एक तस्वीर है, वंशिका पांडे। ये नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। कभी अगर आपसे वन लाइनर एग्जाम में ये पूछता है कि राज्य से सेलेक्ट होने वाली भारतीय थल सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट का नाम बताइए, तो आपको मेंशन करना है वंशिका पांडे। कहाँ की निवासी हैं ये? तो अगर हम देखेंगे तो ये निवासी हैं आपकी राजनांदगांव की, राजनांदगांव की। आप में से अगर कोई महिला कैंडिडेट है, वो ग्रेजुएशन में है और अगर वो एनडीए जैसे पोस्ट पे जाने के लिए इच्छुक है, तो मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप महिला लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं भारतीय थल सेना में, तो उसमें जाने का क्या प्रोसेस होता है। तो सरकार जो है सीडीएस का एक एग्जाम लेती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया होती है, एक तो मेन और एक में होता है मेन प्लस वुमेन। अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो उसमें से मेन लोगों को, मतलब पुरुषों को एलिजिबिलिटी है एडमिशन की, और उसकी ट्रेनिंग जो है ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में होती है। और अगर आप मेल और फीमेल दोनों हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एग्जाम देते हैं और ओटीए में नॉन परमानेंट कैटेगरी में सेलेक्ट होते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग होगी शॉर्ट सर्विसेज कमीशन के थ्रू ओटीए चेन्नई के लिए। तो वंशिका पांडे जी जो हैं वो ओटीए चेन्नई से पास आउट हुई हैं। शॉर्ट सर्विसेज कमीशन में जो है 10 से 14 साल तक की सर्विस आपकी होती है। कब से कब तक? 10 से 14 साल तक। और अगर इसके बाद आप परमानेंटली कमीशन होना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सेवाओं में रहते हुए ही, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको फिर परमानेंट कमीशन कर दिया जाएगा। बहुत लंबे समय तक भारतीय सेनाओं में जो है महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस आए हैं। अब जो है वर्तमान में जो है महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। अगर परमानेंट आप कमीशन होते हैं तो आपकी सेवा जो है वो 10 से 14 साल ना होकर के 30 वर्ष की हो जाती है। तो वंशिका पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। अगला टॉपिक हम देखेंगे, राज्य के 3 ऐतिहासिक जगह हैं जिनका नाम है, एक तो चंदखुरी, दूसरा गिरौदपुरी और तीसरा सोनाखान। तीनों के ही नाम में परिवर्तन का एक आदेश अब राज्य सरकार जारी करने जा रही है। इससे रिलेटेड एक खबर निकल करके आई, तो मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों जगह के नाम में परिवर्तन हुआ है तो क्या क्या नाम रखा जा रहा है। तो चंदखुरी जो रायपुर जिले में पड़ता है, इसका नाम अब परिवर्तित करके कौशल्या माता धाम चंदखुरी कर दिया जाएगा। कौशल्या माता धाम चंदखुरी। तो इजी है, नाम याद करना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक तस्वीर देख सकते हैं, रायसेन तालाब है, रायसेन तालाब इसको बोला जाता है। और इसके मध्य में जो है चंदखुरी माता जी का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि कौशल्या माता का भारत में एकमात्र मंदिर जो है वो चंदखुरी में है। चंदखुरी को जो है उनका मायका भी कहा जाता है, और इस नाते श्री राम को जो है छत्तीसगढ़ में भांचा की पदवी दी जाती है, और उन्हें छत्तीसगढ़ को जो है श्री राम का ननिहाल भी कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ जो योजना चल रही है उसमें कुल 75 जगहों को चुना गया है डेवलपमेंट के लिए, जिसमें प्रथम स्टेज में कुल 9 जगह चुने गए थे, और उसमें से पहला जगह जिसका प्रॉपर डेवलपमेंट किया गया वो था आपका चंदखुरी। तो इसका नया नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 51 फीट की एक श्री राम जी की एक मूर्ति भी बनाई गई है, तो वो भी एक फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। अगर सिर्फ चंदखुरी के बारे में आपको लिखने को आ जाता है कभी मेंस जैसे एग्जाम में, तो ये सारे फैक्ट्स आप वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। दूसरा अगर नाम देखें तो गिरौदपुरी कहाँ लोकेटेड है? तो कसडोल तहसील के अंदर आता है, बलौदाबाजार जिले में। इसका नया नाम क्या होगा अगर देखें तो बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी जो है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं गिरौदपुरी की है। और ये जो आपका जैत खाम जो बनाया गया है, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा जिसे कहा जाता है, ये एक जैत खाम है, ये गिरौदपुरी धाम है। तो सतनाम धाम के बारे में अक्सर सवाल एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि सतनाम धाम के प्रवर्तक कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी समाधि स्थल कौन सी है। इसके बारे में 1-2 दिन पहले ही हमारे मनोज सर ने क्लास लिया था, उसमें काफी डिटेल में उन्होंने डील किया है। इसके अलावा देखें तो
पंथी डांस जो है वो सतनाम धर्म से संबंधित है। पंथी डांस के बारे में सवाल अक्सर पूछा जाता रहता है कि उसमें कौन से डांस में जो है पिरामिड बनाया जाता है, या फिर उस डांस के सबसे पॉपुलर कलाकार जो देवदास बंजारे जी हैं उनके बारे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता रहता है। पंथी डांस से संबंधित एक और कलाकार थे राधे श्याम बारले जी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री भी दिया गया है। तो कौन से वर्ष में दिया गया है उसको भी आप मेंशन करके याद कर लेंगे। तीसरा नाम अगर हम देखें तो सोना खान। सोना खान भी बलौदाबाजार जिले में है। इसका नया नाम क्या होगा तो वीर नारायण सिंह धाम सोना खान। सोना खान का जो लड़ाई हुई थी 1857 में, जो आपका भारत का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था उस समय, तो वो हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते ही हैं। तो इसी बहाने हम देख लेते हैं, ये वीर नारायण सिंह जी का एक रेप्लिका है। तो हम सब जानते हैं कि 10 दिसंबर 1857 को जो है वीर नारायण सिंह जी को रायपुर के जयस्तंभ चौक में फांसी दे दी गई थी। इन्हें छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता संग्राम का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो है आपके सोना खान में इनकी हाल ही में 10 दिसंबर 2021 को इनकी एक मूर्ति वहां पे स्थापित की है। इनके नाम से आदिवासी उत्थान के लिए एक अवार्ड भी दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और देखें तो जो रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, वो भी शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पे ही है। गुरु घासीदास जी के नाम पे देखें तो सामाजिक उत्थान के लिए जो है इनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं। इन 3 जगहों का नाम परिवर्तन हुआ है। तीनों जगह का नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा इजी है। इन सभी चीजों को आप कंपाइल करके रखेंगे। अगला फैक्ट अगर देखें तो बस्तर टाइगर। बस्तर टाइगर नाम की एक किताब का विमोचन किया गया 5 अगस्त को। बस्तर टाइगर किसे कहा जाता था तो वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, महेंद्र कर्मा जी, जो आते थे कहां से, बस्तर संभाग से। तो ये जो किताब है इसके हम लेखक के नाम देख लेते हैं तो कुणाल शुक्ला और प्रीति उपाध्याय, ये 2 जो हैं इस किताब के लेखक हैं। 5 अगस्त को इनकी जयंती थी। इसी बहाने हम देखेंगे कि महेंद्र कर्मा से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो सन 2005 में जो सलवा जुडुम शुरू किया गया था बस्तर में, उसके प्रणेता कौन थे तो महेंद्र कर्मा जी। जोगी जी की कैबिनेट जो थी उसमें 2000 से लेकर के 2003 तक के ये उद्योग मंत्री रहे और 2003 से 2008 तक के ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे। इसके अलावा देखें तो वर्तमान में बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण, बस्तर यूनिवर्सिटी का नामकरण इन्हीं के नाम पे है। और एक राज्य सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जो है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, इस योजना का नाम भी महेंद्र कर्मा जी के नाम पर ही है। वर्तमान में इनकी पत्नी देवती कर्मा दंतेवाड़ा से विधायक हैं और 23 मई 2013 को झीरम घाटी कांड में इनकी भी नक्सलियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो आप देख सकते हो इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई हैं इस किताब में, जिसमें इनके सुरक्षा के बारे में, इनके निजी जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें मेंशन्ड हैं। अगर आपको समय मिलता है तो आप उस किताब को पढ़ सकते हैं और अदरवाइज आपको इस किताब और इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है। अगला टॉपिक अगर हम देखेंगे तो वो है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल की एक बैठक हुई जो कि 7वीं बैठक थी और ये बैठक आयोजित की गई 7 अगस्त को, जिसकी अध्यक्षता जो है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये इसका कार्य क्या है, गवर्निंग काउंसिल करती क्या है, अगर इसको हम देखें तो ये जो है आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में समन्वय बनाने का काम करती है, साझेदारी को बढ़ाने का कार्य करती है, जिसको मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि ये काउंसिल जो है केंद्र और राज्य के बीच में साझेदारी या सहयोग को बढ़ाने के साथ ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों के बारे में साझा दृष्टिकोण विकसित करने वाली एक प्रमुख संस्थान है। तो हम देखेंगे कि गवर्निंग काउंसिल में होता कौन कौन है और गवर्निंग काउंसिल एक्चुअल में क्या काम करती है। तो अगर देखें तो इसमें शामिल सदस्यों के बारे में देखें तो प्रधानमंत्री जी तो रहते ही हैं क्योंकि ये इसके अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं इसमें। इसके अलावा वो केंद्र शासित प्रदेश, वो यूनियन टेरिटरी जहां पे विधानसभा है जैसे कि दिल्ली और पौंडीचेरी, इन दोनों के भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा सभी जो है आपके अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर भी इसमें शामिल रहते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, पदेन सदस्य, इसके अलावा पूर्णकालिक सदस्य और कुछ स्पेशल इनवाइटीज इसमें शामिल होते हैं। स्पेशल इनवाइटीज में कुछ कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी होते हैं। तो ये नीति आयोग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल है जो राज्य और केंद्र के बीच में साझेदारी बढ़ाती है और साथ में दोनों डेवलप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करती है। भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत के अलग अलग राज्य जो हैं, ये काउंसिल का महत्व को अगर हम समझते हैं तो भारत के अलग अलग राज्य इकोनॉमी के दृष्टि से डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस में हैं। तो
आप सबको पता है कि 5 ईयर प्लान आता था भारत में और 65 वर्षों तक ये 5 ईयर्स प्लान ही आता रहा, जिसके माध्यम से उस समय की डिमांड को समझते हुए डेवलपमेंट हुए। मगर वर्तमान में जो बदलता परिदृश्य है उसके अनुसार हम देखें तो इकोनॉमी के आधार पे हर राज्य का डेवलपमेंट का स्टेज अलग है, इसीलिए सभी राज्यों को साथ में लेकर के प्लानिंग करने की जरूरत महसूस की गई। और 1 जनवरी 2015 को नई सरकार गठन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति आयोग में कौन कौन होता है? तो ये बहुत ज्यादा उतना टफ चीज नहीं है, इसमें भी वही आपके प्रधानमंत्री जी रहेंगे, आपके चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, सभी उपाध्यक्ष एक होगा जिसकी नियुक्ति जो है आपके प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाएगी। इसके अलावा एक सीईओ होते हैं, परमेश्वरन अय्यर वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, इससे पहले कौन थे? तो अमिताभ कांत जी थे, और वर्तमान में कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जी है। नीति आयोग के इंपॉर्टेंट कामों को अगर हम देखें तो ऐसे स्कीम्स को मैं बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने अक्सर सुन के रखा होगा, लेकिन आप इसको रिलेट कर पाएंगे, मैं बताऊंगा। तो अटल इनोवेशन मिशन जिसके बारे में आपने सुन रखा होगा, ये नीति आयोग का ही एक स्कीम है। इसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें वर्तमान में 115 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश भर में, आकांक्षी जिले जिसे बोला जाता है, हमारे राज्य से भी कुछ जिले इसमें शामिल हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जिसकी रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, मैथनॉल इकोनॉमी, ये सारे जो इनोवेशंस हैं ये नीति आयोग के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों को याद रखना है। इस जो गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक थी, इसमें हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी शामिल हुए, और उनकी कुछ मुख्य मांगे थी जिसको हम समझ लेते हैं, वो राज्य के इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्होंने मुख्य खनिजों पे उनकी रॉयल्टी दर में संशोधन की मांग की है। संशोधन में मुख्यतः उसे बढ़ाने की मांग की है। तो मुख्य खनिज, गौड़ खनिज क्या क्या होता है, इसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और रॉयल्टी दर कितना कितना होता है, जैसे सर्वाधिक जो है आपके लोहे का होता है, उसके बाद कोयले का, बॉक्साइट का, ऐसा करके हम सारा चीज पढ़ते हैं। तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, और उसे बढ़ाने की मांग की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई थी 2003 के बाद, तो आप सबको पता है कि हमारे राज्य में कुछ दिनों पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू कर दी गई है, पुरानी पेंशन योजना। तो इस बीच में न्यू पेंशन स्कीम के जितने भी पैसे केंद्र सरकार की राशि में जमा थे, उसे वापस करने की भी मांग की है हमारे भूपेश बघेल जी ने। और इसके अलावा शहरों के निकट स्थित जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो शहरों से लगे होते हैं, या फिर 20,000 से कम की आबादी वाले शहरी क्षेत्र होते हैं, वहां पे मनरेगा योजना को लागू करने की मुख्य मांग, ये 3 मांग की थी। तो ये गवर्निंग काउंसिल क्या होता है, नीति आयोग के काम क्या होते हैं, उनसे संबंधित अलग अलग इंडेक्स जारी किया जाता रहता है। तो इतने सभी चीजों को आपको याद रख के चलना है। अगला टॉपिक हम देखेंगे वो है आपका विकास का जसपुर मॉडल। तो देखिए, अभी पिछले 1 हफ्ते में जसपुर से संबंधित काफी सारे क्या बोलते हैं डेवलपमेंट निकल करके आए डीपीआर में, जो हमारा जनसंपर्क का जो वेबसाइट होता है उसमें हम देख रहे हैं कि एक खबर निकल के आई थी कि जसपुर का नाशपाती जो होता है, जिसे हम पीच के नाम से भी जानते हैं, ये दिल्ली तक पहुंचा। ये नाशपाती की तस्वीर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है, और ये अब जो है ग्लोबल लेवल में मार्केट बनाने लग गया है। सेब की अगर हम बात करें तो हम पहले और ऐतिहासिक रूप से सिर्फ यही जानते थे कि सेब का उत्पादन जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में होता है, लेकिन काफी समय हो गया अब एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू किया गया था सेब की खेती जसपुर में, जसपुर के खासकर पाट प्रदेशों में, बगीचा वाले क्षेत्रों में। तो अब ये सेब की खेती भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है, और अब मार्केट में आपको जसपुर में उत्पादित सेब भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लीची के बारे में हम जानते ही हैं कि लीची जो है छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जसपुर के क्षेत्र में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का मौसम इसके लिए अनुकूल है। ये सभी जितने भी हैं प्रोडक्ट्स, ये सब ठंड इसको चाहिए होता है इसके उत्पादन के लिए, और ठंड जो है जसपुर में काफी अच्छे से होती है। तो ये 3 चीज तो हमने देख लिया। चौथी चीज अगर हम देखें तो ये टाउ है। टाउ क्या होता है? तो एक आटे का ही प्रकार होता है, गिलोटिन फ्री एक आटा रहता है, ग्लूटेन फ्री आटा रहता है। ये खाने में बहुत पौष्टिक और हेल्दी होता है, और ये छत्तीसगढ़ में इंट्रोड्यूस किया गया था तो तिब्बतियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आप सबको पता है कि 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद में तिब्बतियों को जो है मैन पार्ट में बसाया गया था, तो उनके द्वारा ही इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। जब जसपुर के क्षेत्रों में देखें तो टाउ का उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसके सप्लाई जो है अब तिब्बती लोगों तक और तिब्बत और चाइना तक भी किया जा रहा है। और चाय के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चाय जो है
जसपुर में ही उत्पादित किया जाता है। आपका सारूडी चाय के नाम से इसकी एक ब्रांडिंग भी की गई है। तो इस बार का अगर हम मेंस देखते हैं तो दंतेवाड़ा नारायणपुर के ऊपर में डायरेक्ट ऐसे आया था। तो अगर भविष्य में कभी जसपुर मॉडल के ऊपर आपसे ऐसे पूछा जाता है तो इन सभी चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन के दृष्टि से जो जसपुर के जो भी चीजें हैं वो आप भूगोल में पढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो है आपका इकोनॉमी के साथ इसको रिलेट करके आप अपने आंसर राइटिंग में अपडेट कर सकते हैं। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो मावली माता मेला। मावली माता मेला कहाँ लगाया जाता है? तो ये आपका होता है नारायणपुर जिला में, बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला में। प्रधानमंत्री जो मन की बात होती है, मन की बात, इसके 91वें एपिसोड में 91st जो एपिसोड आया रेडियो सीरीज जो मन की बात होती है, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मावली माता मेला का जिक्र किया। जितने भी प्रमुख आदिवासी मेले होते हैं उसका जिक्र, उसी के जिक्र के दौरान में इस मेले का जिक्र आया। तो हम देख लेते हैं कि यह मेला क्या है और कब लगता है। तो देखिए, नारायणपुर जिले में कुल 9 परगने हैं, ऐतिहासिक रूप से 9 परगने हैं। यही 9 परगने, इसमें लगभग 80 से 90 गांव आते हैं और यही 9 परगने जो हैं मिल करके आपका मावली माता मेला का आयोजन कराते हैं। ये 9 परगने मिल करके, और ये आयोजित कब किया जाता है? तो हर साल जब महाशिवरात्रि आने वाला होता है, महाशिवरात्रि आने से पहले वाले बुधवार को, महाशिवरात्रि शुरू होने से पहले वाले बुधवार को जो है यह मावली माता का मेला आयोजित किया जाता है। तो अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं मावली माता मेला का, तो अन्नम देव के आने से पहले से ये आयोजन किया जा रहा है। लगभग 800 साल हो गए इसको आयोजित होते हुए, 800 ईयर्स, 800 साल से मावली माता मेला जो है आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मावली माता मेला लगता कहाँ है? तो वो नारायणपुर में, क्योंकि प्रधानमंत्री के मन की बात में इसका जिक्र किया गया था। इसका आयोजन कब किया जाता है? तो महाशिवरात्रि से पहले वाले बुधवार को इसका आयोजन जो है किया जाता है। आज का अगला और लास्ट टॉपिक हम देखेंगे जो कि विविध है। ये मावली माता का जो तस्वीर है यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसके अलावा विविध का लास्ट टॉपिक अगर हम देखें तो द जंगल रंबल, एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग होने वाली है। किसके किसके बीच में? तो हमारे भारत के बहुत ही मशहूर बॉक्सर हैं जिनका नाम है विजेंद्र सिंह। और घाना कहाँ है? अगर देखें तो घाना जो है आपके अफ्रीका में है, और अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, घाना के खिलाड़ी हैं इलियासु सुले। इन दोनों के बीच में एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग होने वाली है जिसका नाम है द जंगल रंबल। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ऐसी प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित की जा रही है। ये कब आयोजित की जा रही है? तो ये जो है 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। और कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आपके बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में, इंडोर स्टेडियम रायपुर में आयोजित की जाएगी। तो ये इसकी पहली जो टिकट है ये मुख्यमंत्री जी को प्रदान करते हुए इस प्रोग्राम के आयोजक। तो अगर हम विजेंद्र सिंह के बारे में देखें तो ये प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। तो आज 1 से 7 अगस्त तक के लिए इतने ही अपडेट्स थे। आज का हमारा सेशन यहीं तक था। सेशन खत्म करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, ये अपडेट्स आप सबको पसंद आ रहे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हमारे संस्थान कंपटीशन विंग के द्वारा एक ज्ञान समर नाम की प्रतियोगिता 28 अगस्त को आयोजित की जा रही है, जिसके लिए आप फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसका लिंक और ये फोन नंबर, इन दोनों में आप कॉल करके ये इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इस एग्जाम में आप टॉप करते हैं तो आपको एक टैबलेट जीतने का सुनहरा अवसर है। इसके अलावा दूसरे रैंक पे भी आप आते हैं तो स्मार्टफोन जीत सकते हैं। टॉप 10 पे भी आते हैं तो बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस रखे गए हैं। इसके अलावा एक रेगुलर टेस्ट सीरीज जो सीजीपीएससी और व्यापम को ध्यान में रखते हुए चालू की गई है वो ऑलरेडी चल रही है हमारे यहाँ, जिसका प्रथम फेज जो है जिसमें टोटल 18 टेस्ट हैं, ये सभी के लिए फ्री है। और ये इसका अगला टेस्ट मतलब 8वां टेस्ट जो है आने वाले शनिवार को मतलब 13 अगस्त को माफ कीजिएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भी अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा यूट्यूब में भी ये मेंशन्ड है हमारा नंबर, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। तो अगले करंट अफेयर के वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।